कमरे के कोने में खड़ी वह आकृति जैसे जैसे पास आती गई, आरिफ की सांसें लड़खड़ाती चली गईं। वह दीवार से लगकर नीचे बैठ गया, उसके हाथ कांप रहे थे। परछाई धीरे धीरे धुंधली होकर हवा में घुली और उसी पल कमरे की खिड़की इतनी जोर से हिली मानो कोई बाहर से उसे झकझोर रहा हो। ठंडी बर्फ जैसी हवा अंदर भरती चली गई। वह घुटन महसूस करने लगा। उसके कानों में किसी के धीमे धीमे पढ़ने की आवाज गूंजी। जुल्म का बोझ हल्का नहीं होता, लेकर डूबता है। आरिफ ने आंखें कसकर बंद की। जब खोली तो आकृति गायब थी, पर कमरे में एक अजीब सी महक रह गई थी, जैसे मिट्टी में दबी हुई किसी पुरानी चीज की खुशबू, जिसमें हल्की सी खून की गर्मी मिली हो। वह उठकर लड़खड़ाता हुआ बाथरूम में गया, चेहरा धोया, लेकिन जैसे ही सिर उठाकर आईने में देखा, आईने में उसका चेहरा वही था, पर उसकी आंखों के पीछे किसी और की परछाई खड़ी थी, किसी बूढ़े की, किसी बेजुबान दर्द की। वह चौंका, पीछे मुड़ा, कोई नहीं। फिर वापस देखा, परछाई फिर गायब। ये सब क्या है? वो खुद से बड़बड़ाया। मैं पागल नहीं हूं, मैं नहीं हूं। लेकिन पागलपन और बद्दुआ का फर्क इंसान नहीं समझ पाता जब तक दोनों उसे जकड़ न लें। उसी वक्त उसका फोन जोर से बजा। नंबर अनजान था। उसने कांपते हाथों से उठाया। आरिफ। आवाज किसी बुढ़े आदमी जैसी थी, लेकिन उसमें इतना कंपन था जैसे वह आवाज जमीन के भीतर गहरे किसी कोने से आ रही हो। वह सिहर गया। वो कौन? सवाल मत पूछ, बस सुन। तूने अपने हाथों से जो किया है, अब तेरे पैरों के नीचे की जमीन भी तुझसे नाराज है। तेरा घर, तेरे बच्चे, तेरी नींद, सब अब तुझे तेरा हिसाब देंगे। आरिफ घबरा गया और फोन पटक दिया, लेकिन जैसे ही उसने फोन छोड़ा, स्क्रीन जल उठी और उस पर एक तस्वीर उभर आई, मामा जी के कमरे की। उसी जगह की जहां वह आखिरी बार गिरे थे, उसी दरी के पास। और तस्वीर हिल रही थी, जैसे किसी ने अभी अभी उसे लिया हो। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने फोन बंद करने की कोशिश की, पर फोन खुद ब खुद ऑन रहा। स्क्रीन पर शब्द उभर आए, बद्दुआ वापस लौटती नहीं, पूरी होती है। वह कमरे से दौड़ता हुआ बाहर आया। पत्नी ने घबराकर उसका हाथ पकड़ा। क्या हुआ है आपको? इतना पसीना क्यों आ रहा है? आरिफ ने कुछ नहीं कहा और गाड़ी लेकर सीधा थाने पहुंचा। उसे लगा काम में खुद को डुबोकर इस डर से भाग सकता है, लेकिन वहां पहुंचते ही उसे लगा जैसे पूरा थाना भी आज उसे अजनबी नजरों से देख रहा हो। सब इंस्पेक्टर रियाज ने पूछा, सर, आपकी तबीयत ठीक है? चेहरा बहुत उतर गया है। कुछ नहीं। काम बताओ, आरिफ ने रुखाई से कहा। रियाज ने फाइल पकड़ा दी। महमूदपुर वाली गली में एक बुजुर्ग की लाश मिली है। कोई चोट के निशान नहीं, लेकिन चेहरे पर अजीब सा डर जमा हुआ है। आरिफ का दिल धक से रह गया। उसने फाइल खींचकर खोली। पहली तस्वीर देखते ही उसका गला सूख गया। लाश मामाजी की नहीं थी, लेकिन उस बूढ़े के चेहरे पर जो भाव थे वो हूबहू वैसे ही थे, जैसे कोई आखिरी लम्हा किसी बद्दुआ की आग में झुलसकर गुजरा हो। उसके हाथ कांपने लगे। फाइल नीचे गिर गई। रियाज घबरा गया। सर, आपको क्या? आरिफ ने बिना कुछ बोले फाइल उठाई और ऑफिस में बंद हो गया। वह कुर्सी पर नहीं बैठा, खड़ा ही रहा, उस तस्वीर को देखते हुए। उसके कानों में सरसराती आवाज गूंजी, ये सिर्फ शुरुआत है। उसने तुरंत पुलिस की जीप निकालकर उसी गली का रुख किया, पर गली में कदम रखते ही जैसे पूरा माहौल बदल गया। हवा भारी, धूप फीकी, सड़कें सुनसान। कुत्ते भी अजीब रोने वाली आवाज में भौंक रहे थे। घरों की खिड़कियां बंद, और एक बूढ़ी औरत उसे देखती हुई बोली, बेटा, आज इस गली में मत आना, आज जमीन गुस्से में है। आरिफ ने अनसुना किया। वह घर में घुसा जहां लाश मिली थी। अंदर अंधेरा था। पुलिस लैंप की रोशनी में कमरे की दीवारें लाल सी चमक रही थीं।
जैसे किसी ने कई सालों तक उन पर उंगलियों से निशान खींचे हों। और तभी पीछे से किसी ने उसका नाम बहुत धीमे, बहुत करीब से पुकारा, आरिफ। वह मुड़ा, कोई नहीं। दिल तेज धड़कने लगा। कमरे में रखा पुराना स्टूल धीरे धीरे हिलने लगा। बाहर दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया और कमरे के बीचों बीच अचानक हवा जमा होकर एक आकृति बन गई, धुंधली, सफेद, पर बूढ़ी। आरिफ के पैर जैसे जमीन में धंस गए। आकृति बोली, तेरी दुनिया अब तेरे हाथों से फिसलने लगी है। तूने जो बुजुर्ग की इज्जत नहीं रखी, अब हर बुजुर्ग की रूह तुझे पहचान चुकी है। आरिफ ने कांपती आवाज में कहा, तुम कौन हो? आकृति करीब आई। वही जो तेरी बदकर्मियों की गवाही देने आई है। आरिफ ने बंदूक निकालनी चाही, लेकिन वह जैसे जड़ हो चुका था। उसकी नसें जम गईं, हाथ सुन्न, आंखें फैल गईं। और फिर आकृति ने एक शब्द बोला, हिसाब। कमरे की सारी रोशनी बुझ गई। एक चीख हवा में तैरकर गली के बाहर तक गई। और उसके बाद सन्नाटा। लेकिन ये तो सिर्फ एक और परत थी उस सजा की, जो अभी शुरू ही हुई थी। रात के सन्नाटे में अचानक गूंजती एक दबी हुई चीख ने पूरा मोहल्ला हिला दिया था। दूर कहीं मस्जिद के लाउडस्पीकर से फज्र की अजान शुरू होने ही वाली थी। लेकिन उससे पहले जो हुआ, वह उस शहर की जमीन ने कभी नहीं देखा था। कहते हैं, कभी कभी इंसान इतना घमंडी हो जाता है कि उसे अपने हाथों में कानून से भी बड़ा अख्तियार महसूस होने लगता है। लेकिन जब जुल्म हद से बढ़ जाता है, तो फिर अल्लाह का हिसाब भी अचानक और सख्त उतरता है। आईपीएस अधिकारी आरिफ खान, जिसे पूरा जिला उसके सख्त मिजाज, तेज दिमाग और निर्दयी फैसलों के लिए जानता था, उस दिन किसी अजीब बेचैनी के साथ अपने बंगले से निकला था। चेहरे पर वही अकड़, वही रोबीला तेवर, मगर आंखों में कुछ ऐसा था जो उसके करीबी भी समझ नहीं पा रहे थे। जैसे किसी अनदेखे साए की पकड़ उसके दिमाग को धीरे धीरे जकड़ रही हो। शहर के कोने में रहने वाले उसके दूर के रिश्ते के मामाजी, बुजुर्ग, बीमार और अकेले, हमेशा उसके लिए दुआ करते रहते थे। कहते थे, मेरा बच्चा बड़े ओहदे पर पहुंचा है, अल्लाह इसे और बरकत दे। लेकिन आरिफ के दिल में उनके लिए ना कोई प्यार था, न इज्जत। बस एक चिढ़, एक खटास, जो बचपन की बातों से शुरू होकर अब नफरत में बदल चुकी थी। उस दिन आरिफ गुस्से में पागल सा उनके घर पहुंचा। मामाजी ने दरवाजा खोलते ही उसे दुआओं के साथ अंदर बुलाया। आओ बेटा, फ्रिज पूरी कर रहे हो, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। लेकिन आरिफ का चेहरा उस वक्त किसी तूफान की तरह विकृत था। कोई उसकी आंखों में देखता तो साफ समझ जाता, ये इंसान आज किसी खतरनाक इरादे के साथ आया है। मामाजी ने कांपते हाथों से पानी का गिलास उसकी तरफ बढ़ाया। ले बेटा, पानी पी ले, चेहरे पर थकान लग रही है। आरिफ ने गिलास झटक दिया। बहुत हो गया तुम्हारा नसीहत देना, आज हिसाब चुकाना है। मामाजी कुछ समझे ही नहीं थे कि तभी आरिफ ने उन्हें बाह से खींचकर कमरे के बीच में पटक दिया। इतने कमजोर कि गिरते ही कराह उठे, सांसों में खड़खड़ाहट। फिर भी बोले, बेटा, ये क्या? मैंने तो हमेशा तेरे लिए भलाई ही मांगी है। लेकिन आरिफ बेरहम हो चुका था। उसके अंदर का इंसान मानो मर चुका था। उसने मामाजी को इतने जोर से मारा कि कमरा दर्द और चीखों से गूंज उठा। बुजुर्ग की दाढ़ी फर्श पर बिखर गई, उनकी सफेद कुर्ता मिट्टी में स्याह हो गया। हाथ जोड़कर रहम की भीख मांगते रहे, पर जैसे आरिफ के कानों पर दुनिया की हर आवाज बंद हो चुकी थी। कहते हैं, जब बुजुर्ग की बद्दुआ दिल से निकले तो आसमान का दरवाजा सीधा खुलता है। और मामाजी की आखिरी चीख, आखिरी बद्दुआ भी कुछ ऐसा ही थी। ए बेटा, तूने इस उम्र में जो जुल्म किया है, अल्लाह तुझे तेरे अहंकार की आग में ऐसे जलाएगा कि न तू सो पाएगा, न जी पाएगा, न मर पाएगा। उनके होंठ कांपे, आंखें नम हुई और फिर पूरा जिस्म ढीला पड़ गया। आईपीएस अधिकारी को उस वक्त जरा सा भी अफसोस नहीं हुआ। उसने अपने जूते झाड़े, हाथ धोए और बाहर निकल गया।
जैसे कोई छोटा मोटा काम निपटा कर आया हो। लेकिन बाहर हवा बदल चुकी थी। आसमान में घने बादल अचानक इकट्ठे होने लगे। चिड़ियों की आवाजें एक झटके में खामोश हुईं। गली के कुत्ते अचानक उसे देखकर रोने लगे। एक लंबी गहरी हुआ जैसे किसी मौत की आहट सुन चुके हों। आरिफ ने परवाह नहीं की। बाइक स्टार्ट की और तेज रफ्तार से निकल गया। मगर जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, एक अजीब डर, एक अनजानी थरथराहट उसके हाथों में उतरती गई। हेलमेट के अंदर उसे साफ सुनाई दे रहा था, किसी की फुसफुसाहट। जुल्म की रोटी देर से लगती है, मगर लगती जरूर है। वह चौंका, पीछे देखा, कोई नहीं था। सिर झटका, पर आवाज फिर आई, और इस बार और भी करीब से, जैसे कोई उसके कान के बिल्कुल पास खड़ा हो। घर पहुंचते ही उसकी पत्नी ने घबरा कर कहा, आज आपकी आंखें इतनी लाल क्यों हैं? आपको क्या हो गया? आरिफ ने गुस्से में कुछ नहीं कहा और कमरे में बंद हो गया। लेकिन जैसे ही उसने आईने में देखा, उसकी अपनी ही परछाई अजीब ढंग से टेढ़ी दिखाई दे रही थी। आंखें गहरी काली, चेहरा डरावना, मानो आईना उससे कुछ कहना चाहता हो। अचानक मंद हंसी आई, बहुत धीमी, जैसे किसी बूढ़े आदमी की टूटी हुई सांसों से निकली आवाज। और आईने के धुंधले शीशे पर हल्की सी उंगली से लिखी एक लाइन उभर आई, बद्दुआ सफर शुरू। आरिफ की धड़कनें तेज हो गई। वह पीछे हटा, मगर कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवा बंद हो गई, पंखा खुद ब खुद रुक गया। उसके माथे पर पसीना छलक आया। अचानक कमरे के कोने में वही बुजुर्ग आकृति खड़ी थी, झुकी हुई, धुंधली, पर साफ दिखाई दे रही। आरिफ सुन्न पड़ गया। मामा जी की आवाज, कमजोर, लेकिन बद्दुआ जैसी भारी। आज से तेरा रातों का सुकून खत्म। दिन की रोशनी हर पल तुझे काटेगी। तू आईपीएस है ना? अब देख, अल्लाह का असली इंसाफ कैसा होता है। वह चीख उठा, और यहीं से उसकी जिंदगी का असली इम्तिहान शुरू हुआ। अंधेरा जैसे कमरे की दीवारों से निकलकर उसके सीने में उतर गया था। आरिफ हिल भी नहीं पा रहा था। उसके पैरों के नीचे का फर्श ठंडा पड़ गया, इतना ठंडा कि उसे लगा जैसे बर्फ की मोटी तह में खड़ा हो। हवा रुक गई। उसकी अपनी सांसें भी किसी दूसरे आदमी की लग रही थीं। आकृति की आंखें अब सिर्फ धुंधली रोशनी नहीं थीं, बल्कि भीतर जले हुए कोयले की तरह लाल चमक रही थीं। अचानक कमरे की छत से मिट्टी झड़ने लगी, पहले थोड़ा सा, फिर इतनी तेज कि जैसे किसी ने ऊपर से पूरा कच्चा छज्जा ही गिरा दिया हो। आरिफ का दिल किसी ढोल की तरह धड़कने लगा। वह चीखकर बाहर भागना चाहता था, लेकिन उसके कदम जड़ हो चुके थे। तभी उस आकृति ने अपनी उंगली उठाई और कमरे में रखे पुराने अलमारी का दरवाजा झटका खाकर खुल गया। अंदर कुछ नहीं था, बस एक दरी, और वही दरी मामाजी के घर की थी। वही रंग, वही बनावट, वही धूल। वह कांप उठा। दरी खुद ब खुद बाहर निकलकर उसके पैरों के पास आ गिरी। दरी पर खून का हल्का सा निशान था, वही जगह जहां मामाजी गिरे थे। उसकी सांसें तेज हो गईं, गला सूख गया। तभी दरी की तहें हिलने लगीं, जैसे अंदर कोई जिंदा चीज घुसपैठ कर रही हो। दरी के बीचों बीच से बूढ़े हाथ की झलक दिखी, फिर एक कराह जो सिर्फ उसने सुनी, आरिफ, बद्दुआ का वक्त शुरू हो चुका है। वह चीख मारकर पीछे हट गया, लेकिन उसकी चीख कमरे से बाहर नहीं गई, जैसे उसे किसी ने कैद कर लिया हो। आकृति धीरे धीरे उसके सामने आकर रुक गई। हवा भारी थी, उसके कानों में भिन भिनाहट भर गई। उसने जैसे तैसे अपनी आवाज निकाली, मैंने कोई गुनाह। आकृति ने उसकी बात काट दी। सफाई देने का वक्त तब होता है जब इंसान गलती से फिसल जाए। तूने तो होश में रहते हुए जुल्म किया है। कमरे के कोने में बैठा एक चूहा अचानक चीख मारकर मर गया। उसकी मौत की छोटी सी आवाज भी कमरे में भय का एक और साया ले आई। आकृति ने दीवार की तरफ इशारा किया। दीवार पर धीरे धीरे उभरते हुए शब्द दिखने लगे,
जैसे उंगलियों से खुरच कर लिखे जा रहे हों। हर बूढ़े की बद्दुआ एक आग है, और तूने खुद आग को अपने घर तक बुलाया है। इसी पल कमरे का दरवाजा खुला और पुलिसकर्मी रियाज अंदर घुस आया। सर, आप इस कमरे में? वह अचानक रुक गया। कमरे को देखा, सीधे और साफ। न कोई दरी, न कोई आकृति, न मौत की महक। आरिफ पसीने में भीगा खड़ा था, और रियाज ने जब उसकी आंखों में ढेर सारा डर देखा तो चौंक पड़ा। सर, अंदर क्या हुआ? आरिफ कुछ नहीं बोला, बस कमरे से बाहर निकल गया। बाहर की हवा भी अजीब सर्द थी। वह जीप में बैठते ही तेजी से वहां से निकल गया। नई समस्या ये थी कि जैसे जैसे वह दूर जा रहा था, उसे लग रहा था कि कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। सड़क पर दोपहरिया धूप होने के बावजूद उसके चारों ओर धुंध की हल्की परत आती जाती दिखाई दे रही थी। उसका फोन फिर बजा। इस बार स्क्रीन पर सिर्फ एक शब्द चमका, गुनाह। उसने फोन खींच दिया, पर स्क्रीन खुद ब खुद ऑन हो गई। फिर एक आवाज आई, भाग ले। लेकिन कहाँ तक? तेरे हर कदम पर एक नजर है। उसका दिल बैठ गया। उसने तुरंत अपनी बाइक का रुख घर की तरफ किया। मन में बस एक ही ख्याल, शायद परिवार के पास जाकर उसे कुछ सुकून मिल जाए। लेकिन घर पहुंचते ही उसकी पत्नी ने डर कर कहा। दीवारों से अजीब आवाजें आ रही थीं, किसी के पैरों की आहट। और तुम्हारे कमरे में। आरिफ घबरा गया। मेरे कमरे में? पत्नी ने कांपते हुए कहा। हाँ, जैसे कोई बूढ़ा आदमी खांस रहा हो, और जैसे कोई दरी घसीट रहा हो। आरिफ के पैरों से जमीन सरक गई। वह भागता हुआ अपने कमरे में गया। अंदर अंधेरा था। उसने स्विच ऑन किया, लाइट नहीं जली। फिर अचानक खिड़की अपने आप हिलने लगी। पर्दे उड़कर दीवार से टकराए, और कमरे के बीच में वही दरी पड़ी थी। वही खून का हल्का निशान, वही हथेलियों की धूल, वही कराह की अदृश्य झिलमिल। पत्नी दरवाजे पर खड़ी चीख उठी, ये दरी यहां कैसे आई? आरिफ की आंखें फैल गईं। उसे पता था, यह दरी उसने मामाजी के घर में छोड़ी थी। वह पुलिस स्टेशन की गली में कैसे आई, और फिर उसके अपने घर में कैसे? उसने धीरे धीरे दरी की तरफ कदम बढ़ाए। दरी अचानक खुद को हल्का सा हिलाते हुए उसके पैरों को छूने लगी। उसने पसीने में भीगे हाथों से पीछे हटना चाहा, पर दरी की तहें जैसे उसकी जूतों में उलझती चली गई, मामाजी की टूटी सांसों की तरह। उसी पल उसे अपने घर की दीवारों पर हल्की हल्की परछाइयां नजर आईं। बूढ़े लोग, झुके हुए कंधे, थरथराते हाथ, दर्द से मुड़े हुए चेहरे, और हर परछाई उसे घूर रही थी, एक ऐसी नफरत से जिसे वह बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। हवा से अचानक एक आवाज गूंजी, जुल्म करने वाला कभी अकेला नहीं मरता, वह अपने घर को भी साथ गिराता है। आरिफ चीख पड़ा। पत्नी ने उसे पकड़ने की कोशिश की, पर उसने हाथ झटक दिया, जैसे किसी आग को छू लिया हो। वह कमरे से बाहर भागा, सीढ़ियों पर गिरा, फिर उठकर बाहर निकल गया। गली में सूनी हवा उसके पीछे बह रही थी। सड़कें डरावनी, सुनसान और बेजान लग रही थीं, और हर ओर से सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, हिसाब शुरू हो चुका है, आरिफ। रात और भी गहरी हो चुकी थी। हवा ठंडी नहीं, बल्कि बोझिल महसूस हो रही थी, जैसे हर झोंका कोई अदृश्य वजन लेकर उसके सीने पर गिर रहा हो। आरिफ भागता हुआ शहर के पुराने पुल पर पहुंच गया। वही पुल जहां बचपन में वह मामाजी के साथ अक्सर आता था। आज वही पुल उसके लिए किसी अदालत की तरह खड़ा था, अंधेरे में ऊंचा, सख्त और खामोश। उसने रेलिंग पकड़ी और हाफते हुए नीचे बहते पानी को देखा। पानी काला था, भारी था, जैसे उसमें भी कोई बेचैन रूह तड़प रही हो। उसकी आंखें नम होने लगीं, लेकिन आंसू निकल नहीं पा रहे थे, मानो आंखों ने भी उससे रिश्ता तोड़ दिया हो। अचानक पुल पर धीमी धीमी खुरचने की आवाज आई। उसने धीमे से पीछे देखा, कोई नहीं।
फिर आवाज आई, इस बार और करीब से, जैसे किसी बूढ़े आदमी का कमजोर पैर घसीटता हो। उसके भीतर की हर हिम्मत टूट गई। वह कांपते हुए बोला, वो कौन है? हवा में एक कराह उठी। फिर वही आवाज, वही अजीब ठंडी, टूटी हुई, आरिफ। वह पीछे पलटा और उसे लगा उसका दिल रुक गया। पुल के दूसरे छोर पर एक आकृति खड़ी थी, सफेद कपड़ों में, झुके हुए कंधे, सफेद दाढ़ी, लड़खड़ाती चाल। वही मामाजी की आकृति जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। पर यह आकृति इंसानी नहीं थी। उसके पैरों के नीचे जमीन नहीं, हवा थी, और हर कदम पर पुल का लोहा सांस लेता हुआ प्रतीत हो रहा था। आरिफ चीखना चाहता था, पर आवाज गले में अटक गई। मामाजी की धुंधली आवाज पास आई, जब इंसान अपनी ताकत को अल्लाह से बड़ा समझने लगे, जब वह बुजुर्गों को अपमानित करे, जब जुल्म को अपने ओहदे का हक समझे, तो उसकी हर सांस कर्ज बन जाती है, जिसकी वसूली बहुत सख्त होती है। आरिफ घुटनों के बल गिर गया, आंसू बह निकले, आवाज कांप उठी, मामू, मैंने गलती की, मेरे हाथों से, ऐसा नहीं होना चाहिए था, मैंने। मामाजी की रूह और पास आ गई। इस बार उनकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बल्कि एक ऐसा दर्द था जो इंसान को उम्रों तक पस्त कर दे। तूने सिर्फ मुझे नहीं मारा, आरिफ, तूने अपने अंदर के इंसान को भी मार दिया। तूने इज्जत को मारा, दया को मारा, अपने रब के डर को मारा। आरिफ ने कांपते हुए हाथ जोड़ दिए, मुझे माफ कर दो, मुझे सजा दे दो, लेकिन मेरे घर वालों को कुछ मत कहना, मेरी बीवी, मेरे बच्चे। आकृति ने पास आकर उसके सिर पर हाथ रखा। एक ठंडक उसके पूरे जिस्म में उतर गई, ऐसी ठंडक जिसे कोई इंसान सहन नहीं कर सकता। जो बीज तू बोता है, उसका फल तुझे ही मिलता है, तेरे घर वालों को नहीं, तेरे बच्चों को नहीं। तेरी सजा सिर्फ तेरे लिए है, आरिफ। आरिफ ने राहत की सांस ली, लेकिन यह राहत सिर्फ एक छोटी सी मोहलत थी। मामाजी की रूह धीरे धीरे हवा में तैरने लगी, उनकी आकृति फैलने लगी, पूरे पुल पर, पूरी हवा में, और अचानक हवा में सैकड़ों आवाजें गूंजने लगीं। बुजुर्गों की आवाजें, जिन्हें आरिफ ने कभी अपमानित किया था, जिन पर उसने कभी चिल्लाया था, जिन्हें उसने कभी धक्के मारे थे, जिनसे उसने बेइज्जती से बातें की थीं। हर आवाज एक तीर की तरह उसके सीने में गड़ने लगी। जुल्म की कीमत, जुल्म के वक्त नहीं, उसके बाद चुकानी पड़ती है। पुल अचानक हल्का सा हिला, हवा गरजी, पानी उछला। आरिफ घबराकर उठने की कोशिश की, पर उसके पैरों में जैसे किसी बर्फीली रस्सी ने पकड़ बना ली। वह चीख उठा, मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मैं मरना नहीं चाहता। हवा में धीमी हंसी गूंजी, तुझे मरना नहीं, जीना है, लेकिन उस बोझ के साथ, जिसे तूने अपने हाथों कमाया है। अचानक उसके पैरों से जमी हुई पकड़ छूट गई। वह गिरा नहीं, बल्कि वहीं खड़ा रह गया। पूरा पुल खामोश हो गया, हवा रुक गई, पानी शांत हो गया। मामाजी की रूह अंतिम बार उसके सामने आकर बोली, तेरा अजाब मौत नहीं, तेरा अजाब है जिंदगी भर इस गुनाह का बोझ। इस डर के साथ, इस आवाज के साथ, इस साय के साथ, कि जब भी तू आंखें बंद करेगा, मैं तेरे सामने खड़ा मिलूंगा। और फिर आकृति हवा में घुल गई, अंधेरा टूट गया, हवा सामान्य हो गई। आरिफ अकेला पुल पर खड़ा था, पर उसके भीतर अब कभी कोई रोशनी नहीं बची थी। वह घर लौटा, पत्नी ने उसे देखा और समझ गई कि उसका पति अब वही नहीं रहा। उसकी आंखें खाली थीं, आवाज टूट चुकी थी, हाथ हमेशा कांपते थे। उस रात के बाद उसने नौकरी छोड़ दी, घर से कम निकलने लगा, बातें कम कर दी, और जब भी रात होती, वह अचानक चौंक कर उठ बैठता, घबराया हुआ, पसीने में भीगा हुआ और फुसफुसाता हुआ,
मामू, माफ कर दो। उसकी पूरी जिंदगी एक ही बद्दुआ के बोझ तले बीतने लगी। और यही थी वह भारी, खौफनाक कीमत जिसे कोई इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक बुजुर्ग की आह ने पूरे शहर के सबसे ताकतवर आईपीएस अधिकारी को अपनी रूह की कैद में ले लिया। और ये सजा उसकी मौत तक उसके साथ रहेगी।